ग्राफ होता है आपके पास वर्टिसेस और एजेस का एक सेट। अब वर्टिसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, पहले वो देखते हैं, फिर ये समझते हैं कि एक्चुअली में ग्राफ होता क्या है। तो आपके पास ये आपके सामने जो मैंने ड्रॉ किया है ये आप कह सकते हैं ग्राफ है, इवन लाइक दिस इट्स आल्सो अ ग्राफ। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है। ठीक है, अब इस ग्राफ के अंदर आपके पास ये जो इसके नोड्स बने हुए हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं आपके पास वर्टिसेस, और ये जो इसके दरमियान में लाइंस हैं ये कहलाती हैं एजेस। तो आपके पास ग्राफ जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, एक सेट होता है वर्टिसेस और एजेस का, ठीक है, जिनसे मिलके आपका एक ग्राफ बनता है। तो ग्राफ को जो नोड्स हैं उनको आप लेबल भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको कह दें जी ये नोड ए है, ये नोड बी है, ये नोड सी और ये नोड डी है। इसी तरह से आप एजेस को भी लेबल कर सकते हैं। तो ग्राफ के वर्टिसेस और एजेस को लेबल किया जा सकता है, ठीक है, और साथ में ही वर्टिसेस क्या होते हैं, जो आपके एंड पॉइंट्स होते हैं इनको आप वर्टिसेस कहते हैं, और ये जो लाइंस इनको कनेक्ट कर रही हैं ये आपके पास एजेस कहलाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ हमारे पास आपके पास वर्टिसेस और एजेस का एक सेट होता है। अब ग्राफ्स इस्तेमाल कहाँ होते हैं, अगर हम ये थोड़ा सा समझ लें तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एक्चुअली में वाई ग्राफ्स। ठीक है, तो आपके पास जो ग्राफ्स होते हैं इनकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, और जो बिगर एप्लीकेशन जो आप इस्तेमाल भी करते हैं वो है गूगल मैप। ठीक है, गूगल मैप अपने अंडरलाइन जिस आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करता है वो यही गूगल मैप्स हैं। ठीक है, जैसे किस तरह से, जैसे आप देखते हैं जी, आप बताते हैं कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट्स से आप घर से यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, तो आपका एक वर्टेक्स होगा आपका घर और दूसरा वर्टेक्स होगा ये यूनिवर्सिटी, और उसके दरमियान में वो आपको एक ऑप्टिमल पाथ कैलकुलेट करके देगा, ऐसा ही है। और वो ऑप्टिमल पाथ जिस बेसिस पे वो कैलकुलेट कर रहा है वो यही ग्राफ है। ये तक गूगल मैप अपने अंडरलाइन ग्राफ इस्तेमाल करता है। जरा मुझे बताएं और कोई ऐसी एग्जांपल जो आपके दिमाग में आ रही हो जहां पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे ग्राफ इस्तेमाल हो सकते हैं। नहीं, वो एक डिफरेंट तरह का ग्राफ है। ठीक है, वो वाला ग्राफ नहीं पढ़ रहे। तो अगर आप देखें तो अगर आप हम बात करें वीडियो रिकमेंडेशन की, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यूट्यूब है, इसी तरह से आपके पास नेटफ्लिक्स है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप वहां पे देखते हैं कि आपको वीडियोस रिकमेंड की जाती हैं। आप एक वीडियो देख रहे हैं और उसी से मिलती जुलती उसी कैटेगरी की एक और वीडियो आपको रिकमेंड कर दी जाती है। तो जो वीडियो रिकमेंडेशन होती है उसके बैकएंड पे भी ग्राफ्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी इट्स लाइक कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेट्स से ये वीडियो 1 है जो आपने करंटली प्ले की हुई है, इसी तरह से और बहुत सारी वीडियोस हैं जो इसके साथ कनेक्टेड है, जो इसी कैटेगरी से या आपके टेस्ट से बिलोंग करती है। ठीक है, जिस तरह का आपका सर्चिंग पैटर्न है। तो अब यहाँ पर ये होगा कि आपके पास किसी ना किसी एल्गोरिथम के थ्रू यहाँ पे कैलकुलेटिव स्कोर लिखा होगा, यानी ये बता रही है कि ये वीडियो इस वीडियो से कितनी ज्यादा रिलेट कर रही है। तो फिर उसी जिसकी रिलेशन सबसे ज्यादा होगा वो वीडियो आपको रिकमेंड कर दी जाएगी टू प्ले नेक्स्ट। ठीक है, तो आपके पास वीडियो रिकमेंडेशन के बैकएंड पे भी आपके यही ग्राफ्स इस्तेमाल होते हैं। अब सोचें किसी और चीज के रिकमेंडेशन में भी हो सकते हैं। एड्स रिकमेंडेशन, बिल्कुल, आपकी एड्स की रिकमेंडेशन में हो सकते हैं, गुड। और इवन प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के अंदर भी, जैसे आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं और इसी तरह से आपको एक और प्रोडक्ट जो है वो सजेस्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो वो न्यू प्रोडक्ट जो आपको सजेस्ट की जा रही है वो भी बेस्ड ऑन ग्राफ्स ही है। यानी यूं ही समझ लेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने वीडियोस कहा था, तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, जो नॉर्मली लोग एक साथ खरीदते हैं, और उसी बेसिस पर आपको कहा जा रहा है कि आप भी ये परचेज कर लें, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हैं। ठीक है, तो इवन Amazon जो कि एक बहुत बड़ी साइट है ई कॉमर्स के अंदर, वो आपके पास इस लॉजिक को इस्तेमाल करती है, ग्राफ्स को इस्तेमाल करती है टू रिकमेंड द प्रोडक्ट्स। और कोई आपके दिमाग में एग्जांपल आ रही हो तो, जैसे एक स्टूडेंट ने कहा है क्रिकेट मैच, तो अगर आप देखें तो क्रिकेट मैच के अंदर भी आपके पास, अगर वो जिस तरह से आपको दिखाते हैं कि इस प्लेयर ने किधर किधर बॉल थ्रो की, तो आप देखते हैं कि वो एक सेंटर में होता है और उसके बहुत सारे और बाहर की तरफ नोड्स बने होते हैं, तो वो भी बिल्कुल वो भी एक ग्राफ है, गुड। तो मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताती हूँ, और वो ये है कि एक रिसर्च पेपर है, यानी एक पूरा एक ऐसा एक पेपर प्रेजेंटेड है, एक रिसर्च प्रेजेंटेड है जिसमें ये बताया गया था कि अराउंड आज से कुछ साल पहले
हमने वो पेपर प्रेजेंट किया था, उसमें ये था कि वो ये दिखा रहे थे कि आप किस तरह से ग्राफ्स की बेसिस पे ये जज कर सकते हैं कि कौन सी टीम फुटबॉल का मैच जीतेगी, और उन्होंने करेक्ट प्रिडिक्शन भी की हुई थी। आई गेस पता नहीं उस साल कौन टीम जीती थी, और उन्होंने अपने पेपर में ये प्रिडिक्ट किया था कि यही टीम जीतेगी। और ये प्रिडिक्शन किस बेसिस पे की गई थी? इन्हीं ग्राफ्स की बेसिस पे की गई थी। उन्होंने ये देखा था कि एक्चुअली में एक प्लेयर का ग्राफ क्या है। तो अगर आप देखें थोड़ा सा फुटबॉल, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन स्टिल, तो क्या होता है, आपका एक प्लेयर किसी पर्टिकुलर प्लेयर्स को जो है वो पास कर रहा होता है बॉल, ठीक है। आपका हर प्लेयर कुछ उसके पर्टिकुलर सेट्स होते हैं, जिन नोड्स होते हैं जिनको वो बॉल पास कर रहा होता है। तो उन्होंने ये देखा था कि किन नोड्स को अगर ब्लॉक कर लिया जाए, किन प्लेयर्स को ब्लॉक कर लिया जाए, तो हम इनकी जो है वो दूसरे प्लेयर्स जो है वो वीक हो सकते हैं। तो वहां पर भी जो है उन्होंने प्रोडिक्ट किया था हम ग्राफ्स की बेसिस पर, वो बिल्कुल एक्यूरेट प्रोडिक्शन थी। ठीक है, तो ये अराउंड होगी कुछ 2016 का पेपर होगा, ये 2016 में ये रिसर्च प्रेजेंट की गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हाँ एक्चुअली में ग्राफ्स इस्तेमाल हो सकते हैं। इवन अगर आप ये क्रिकेट के सिनेरियो में देख लें, अगर एक प्लेयर का ग्राफ अगर आप देखना शुरू करें और आपको दिख रहा है कि एक प्लेयर की मेजॉरिटी हिट्स जो है वो इसी वाले साइड पर आती है, लेट्स से क्या उसको कहते हैं, लेग साइड होती है जैसे, तो अगर उस साइड को ब्लॉक कर लिया जाए तो वो प्लेयर जो है वो बहुत जल्दी आउट हो सकता है, ऐसे ही या उसके स्कोर काउंट को बहुत कम किया जा सकता है। तो ग्राफ्स आपको मल्टीपल जगह पर एनालिसिस में आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है, गूगल मैप की एग्जांपल बता दी और कुछ और एग्जांपल जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि आपकी फ्रेंड्स रिकमेंडेशन होती है, वो तो सोशल मीडिया आपको कहा जाता है कि ये आपके रिकमेंडेड फ्रेंड है या इतने म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आपके साथ, तो इसके भी बैकएंड पे जो चीज इस्तेमाल होती है वो आपके पास यही ग्राफ्स ही हैं। तो हमारे पास ग्राफ मल्टीपल जगहों पे एग्जिस्ट करते हैं, नेटवर्क के अंदर भी, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी। जब आप अपनी, जैसे अगर आप अपनी करंट एग्जांपल देखें, तो अगर आप किसी के साथ चैट कर रहे हैं, किसी को कोई वीडियो भेज रहे हैं, या ओवर द सोशल मीडिया आप कोई काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपकी जगह, आपकी सोर्स से जो पैकेट निकल रहा है, पैकेट ऑफ डेटा निकल रहा है, और जो किसी और जगह तक जा रहा है, तो उस तक पहुंचने के लिए भी आप एक ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक क्या ऑप्टिमल पाथ है जिसके थ्रू हम ये डेटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क है वो आपको समझ आता है कि जब भी आपके जो नोड्स हैं उनका भी एक नेटवर्क एक ग्राफ की फॉर्मेट में है। तो बहुत सारी चीजों के ग्राफ्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के नेटवर्क के ग्राफ एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप इस चीज का ग्राफ बना सकते हैं, किस पर्सन ने किस पर्सन को कितनी कॉल्स की। ठीक है, तो उसका एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम देखें तो ये बिल्कुल कंप्यूटर नेटवर्क का एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें नोड्स जो हैं, जो आपके वर्टिसेस हैं, वो आपके कंप्यूटर्स हैं, और आपके जो एजेस हैं वो इनके दरमियान वो वायर्स हैं जिनसे ये नेटवर्क कनेक्टेड है। तो आपके पास एक कंप्यूटर नेटवर्क भी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ ही होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो यही फ्रेंड्स रिकमेंडेशन वाला ग्राफ, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कौन किसका फ्रेंड है, तो ये दिखाया जा रहा है कि ये इसका फ्रेंड है, ये इसका फ्रेंड है, तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है। ठीक है, तो इस तरह से आपका वो सारी सजेशन आपको दिख रही होती है कि कौन किसका फ्रेंड है। तो इसी बेसिस पर रिकमेंडेशन भी आपको आ सकती है कि अच्छा ये इसका फ्रेंड है म्यूचुअल, तो आप भी इसको, क्या आप इससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, तो आपके पास दो तरह के ग्राफ्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट ग्राफ, और एक होता है जिसे हम कहते हैं फाइनाइट ग्राफ। हमने जिस ग्राफ को स्टडी करना है वो फाइनाइट ग्राफ है। ठीक है, और इनफाइनाइट ग्राफ क्या होता है हम पहले ये देख लेते हैं। तो इनफाइनाइट ग्राफ का ये मतलब है कि आपके पास एक ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट करे जिसमें मेनी नंबर ऑफ, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एजेस एंड नोड्स है। जैसे आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि कुछ तो ग्राफ बना हुआ है और बाकी और बहुत सारे नोड्स और एजेस इसमें मजीद अटैच किए जा सकते हैं। इसके सिंपल एग्जांपल आप इस तरह से समझ लें कि अगर आप अटैच करना शुरू कर दें एक नंबर को उसके स्क्वायर के साथ, इंटीजर को इंटीजर के स्क्वायर के साथ, यानी 1 को 1 के स्क्वायर के साथ, 2 को 2 के स्क्वायर के साथ अगर हम मैप करना शुरू कर दें, तो चूंकि इंटीजर बहुत अनलिमिटेड है, तो ये ग्राफ भी अनलिमिटेड ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो अगर हम फाइनाइट ग्राफ की बात करें तो ये आपके पास एक जो गिवन ग्राफ है ये एक फाइनाइट ग्राफ है। इसको फाइनाइट इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इसमें एक फिक्स नंबर ऑफ वर्टिसेस और एजेस मौजूद है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये दिख रहा है कि जी चलता ही जा रहा है ग्राफ। ग्राफ हमारे पास नॉर्मली दो तरह के होता है, एक जिसे हम कहते हैं फाइनाइट ग्राफ, सॉरी डायरेक्टेड ग्राफ, और दूसरा जिसे हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है? डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि आपके पास जो दो नोड्स के दरमियान में, दो वर्टिसेस के दरमियान में एज होगा, इसके ऊपर डायरेक्शन डिफाइन होगी। इसकी डायरेक्शन डिफाइन होगी। अगर डायरेक्शन डिफाइन है तो ये ग्राफ जो है ये आपके पास कहलाएगा डायरेक्टेड ग्राफ, और अगर आपके पास डायरेक्शन डिफाइन नहीं है तो ये ग्राफ कहलाएगा अनडायरेक्टेड ग्राफ।
जैसे यहाँ पर डायरेक्शन डिफाइन नहीं है और यहाँ पर डायरेक्शन डिफाइन। तो ग्राफ मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक होता है डायरेक्टेड और दूसरा होता है अनडायरेक्टेड। जो आपके अनडायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं उनकी भी आगे मेजर कैटेगराइजेशन है और जो आपके डायरेक्टेड होते हैं उनकी भी आगे कैटेगराइजेशन है। इसको हम देखते हैं ये ग्राफ किस तरह के होते हैं। तो आपके पास एक ग्राफ होता है जिसे हम कहते हैं सिंपल ग्राफ। तो ये आप देख रहे हैं ये एक सिंपल ग्राफ है। इसको सिंपल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें दो तरह की एजेस जो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। पहली तरह की एज होती है जिसे हम कहते हैं मल्टी एज। मल्टी एज क्या होती है? मल्टी एज ये होती है कि अगर आपके पास दो वर्टिसेस के दरमियान में एक से ज्यादा एज एग्जिस्ट करे, ये एक एज है, अब एक से ज्यादा अगर एज एग्जिस्ट करे, जैसे 2, 3 या 5, 6, तो ये आपके पास कहलाएगी कि ये आपके पास मल्टी एज कहलाएगी। ठीक है, ये मल्टी एज है। तो अगर एक ग्राफ में मल्टी एज एग्जिस्ट कर रही हो, एक या एक से ज्यादा या कितनी भी, तो ये ग्राफ कहलाता है मल्टी एज, सॉरी मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ वो होता है जिसके अंदर मल्टी एजेस एग्जिस्ट कर रही है। और मल्टी एजेस क्या है? यानी दो नोड्स के दरमियान में एक से ज्यादा एज एग्जिस्ट कर। ठीक है जी क्लास, तो ये हमारे पास कहलाता है मल्टी ग्राफ जिसमें मल्टी एजेस एग्जिस्ट करते हैं। एक और तरह का जो आपका एज एग्जिस्ट करता है वो कहलाता है लूप। लूप का मतलब है कि उसी नोड से शुरू होकर उसी नोड पे मैं एंड कर रही हूँ। ठीक है, सेम नोड से मैंने स्टार्ट किया और सेम नोड पे मैं एंड कर रही हूँ, तो ये चीज कहलाती है लूप। ठीक है, और लूप आपके पास अगर किसी ग्राफ में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ग्राफ कहलाता है सूडो ग्राफ। ठीक है, अगर एक ग्राफ में लूप एग्जिस्ट कर रहा है तब भी वो सूडो ग्राफ कहलाएगा, और अगर लूप और एजेस, मल्टी एजेस दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं तब भी वो सूडो ग्राफ कहलाएगा। तो तीन तरह के नाम हमने देखे हैं। एक हमने देखा है सिंपल ग्राफ जिसमें ना ही आपके पास मल्टी एजेस होती हैं और ना ही लूप होता है। फिर हमने देखा है मल्टी ग्राफ जिसमें मल्टी एजेस होती हैं, और फिर हमने देखा है सूडो ग्राफ जिसमें मल्टी एजेस और लूप्स दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास डायरेक्टेड के अंदर भी कुछ कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें डायरेक्टेड सिंपल ग्राफ है। जब भी सिंपल ग्राफ की टर्म आएगी तो इसका मतलब है ना तो मल्टी एजेस होंगी और ना ही आपके पास लूप्स होंगे। ठीक है, तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ना ही मल्टी एजेस हैं और ना ही लूप्स हैं, तो ये डायरेक्टेड सिंपल ग्राफ है, सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ है। इसी तरह से आपके पास एक ग्राफ एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं जी डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। डायरेक्टेड मल्टीग्राफ का मतलब ये है कि इसके अंदर मल्टीपल एजेस भी एग्जिस्ट करेंगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मल्टीपल एजेस हैं, और इस तरह से लूप्स भी एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ सूडोग्राफ वाली कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, सिर्फ एक ही टर्मिनोलॉजी है जो हम कहते हैं डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक और तरह का ग्राफ एग्जिस्ट करता है जिसे आप कहते हैं मिक्स्ड ग्राफ। तो जितनी भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी हैं, डायरेक्शन या डायरेक्शन नहीं है, लूप्स हैं, मल्टीपल एजेस हैं, अगर किसी भी तरह का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहलाएगा आपके पास मिक्स्ड ग्राफ। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो अगर मैं यहाँ पे लूप ड्रॉ कर दूं और लेट्स से यहाँ पे मैं मल्टी एज ड्रॉ कर दूं या कुछ भी ना ड्रॉ करूं तो भी ये मेरे पास एक मिक्स्ड ग्राफ है। मिक्स्ड ग्राफ का मतलब ये है कि ये डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दो की डायरेक्शन डिफाइन है और तीसरी एज की डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे लूप्स हो सकते हैं, मल्टीपल एजेस हो सकते हैं, जितनी भी चीजें पड़ी है उसका कोई भी एक मिक्सचर हो सकता है जिसको हम मिक्स्ड ग्राफ कह सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ रही है? किसी का कोई सवाल हो? चलिए नेक्स्ट। तो ये सारी अगर आप आगे देखेंगे तो यही जो सारी मैंने आपको पिक्चर से समझाया उसकी एक समरी यहाँ पर लिस्टेड है जिसमें ये बताया जा रहा है कि किसमें मल्टी एजेस आ सकती हैं, किसमें लूप्स आ सकते हैं, और बाकी सारी स्टोरी यहाँ पर आगे लिस्टेड है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? मल्टीप्लिसिटी ये होती है कि दो नोड्स के दरमियान में कितनी एजेस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो जॉन और बेथ की मल्टीप्लिसिटी है 2 क्योंकि यहाँ पर दो एजेस एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, चलिए मुझे बताएं बेथ और मैरी की मल्टीप्लिसिटी क्या है? 1। ठीक है, इसी तरह से मैरी और जॉन की मल्टीप्लिसिटी क्या है? 0। ठीक है, कोई एज एग्जिस्ट नहीं कर रही डायरेक्टली। तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये है कि कितनी एजेस उन दो नोड्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से ये सारी जो लॉजिक मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन दो ग्राफ्स की नो नोड्स की मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो क्या मल्टीप्लिसिटी है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 5 लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी है 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक और चीज देखिएगा कि यहाँ पर जो ग्राफ बनाया गया ये कॉल ग्राफ बनाया गया है, यानी ये दिखाया जा रहा है कि किस पर्सन ने किस पर्सन को जो है वो कितनी कॉल्स की है। कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके हवाले से भी देखते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि यू और वी आपस में एडजेसेंट हैं
तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान में एक एज एग्जिस्ट करती है, तभी ये दोनों नोड जो हैं ये एडजेसेंट कहलाएंगे। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब ये है कि अगर दो नोड्स के दरमियान में एक एज एग्जिस्ट कर रही है तो वो दोनों एडजेसेंट कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो एज है जो इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है ये कहलाती है, ये इन दो नोड्स के दरमियान में इंसिडेंट है। तो ये दो टर्म्स हैं जो आप यहाँ पर समझ रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग सा सेक्शन स्टार्ट हुआ है जहां पे हम अब डिग्री कैलकुलेट करेंगे अपने ग्राफ की, और यहाँ पे कुछ मजीद चीजें समझेंगे। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री ये होती है कि एक वर्टेक्स जो है वो कितने और वर्टिसेस से कनेक्ट है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो डी सिर्फ एक और वर्टेक्स से कनेक्ट है, तो डी की डिग्री है 1। अगर आप देखें ए की डिग्री है 2, क्योंकि ये 2 और वर्टिसेस से कनेक्ट है। चलिए मुझे बताएं जी की डिग्री क्या है? तो अगर आप जी की डिग्री देखें तो 1, 2, 3 एंड 4, कितनी डिग्री है इसकी? 4। चलें एफ की डिग्री बताएं। तो अगर आप यहाँ देखें तो 1, 2 एंड 3 कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री है 3। ई की डिग्री क्या है? 0, क्योंकि ये किसी से भी कनेक्ट नहीं है। चलें सी की डिग्री बताएं मुझे। तो ये 1, 2, 3 एंड 4, इसकी डिग्री आपके पास 4। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपके पास लूप। अब लूप डिग्री में कैसे काउंट होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो लूप जो है वो डिग्री में 2 काउंट करता है। तो जब भी लूप आएगा इसका मतलब है यहाँ पर इसकी डिग्री जो है वो 2 काउंट होगी। ठीक है, तो अब मुझे बताएं इसकी डिग्री क्या होगी बी की? बी की डिग्री आपने मुझे बतानी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, कितनी डिग्री है इसकी? 6। ठीक है, डिग्री कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपल सी लॉजिक है, एक नोड कितने और नोड से कनेक्टेड है ये उसकी डिग्री रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने हर नोड की डिग्री कैलकुलेट करके देखी है। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स लिखी हुई है, इन टर्म्स के बारे में देखते हैं। तो एक होती है जिसे हम कहते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स, और एक होता है जिसे हम कहते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। वो वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 होती है वो कहलाता है आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो जिसकी डिग्री है 0 वो है आपके पास आइसोलेटेड वर्टेक्स, और वो वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 है वो कहलाएगा आपके पास पेंडेंट वर्टेक्स। तो मुझे बताएं इस ग्राफ को देखते हुए कि कौन सा वर्टेक्स आइसोलेटेड है और कौन सा वर्टेक्स आपके पास जो है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ई आइसोलेटेड है क्योंकि उसकी डिग्री 0 है, तो ये आइसोलेटेड वर्टेक्स है ई, और आपके पास पेंडेंट वर्टेक्स है डी। ठीक है, बात समझ आती है यहाँ तक क्लास? जय जी। अब यहाँ पर सिर्फ 1। अच्छा जी क्लास, यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी, और वो ये है कि अगर आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं, कोई भी रैंडम ग्राफ इंटरनेट से उठाते हैं, किसी भी तरह का ग्राफ जिसमें लूप्स हो, मल्टी एजेस हो, जब भी आप उसकी डिग्री को इन टोटल सम करेंगे तो वो हमेशा इवन होगी। जैसे अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ को देखें, इसकी डिग्री को सम करें तो ये है 6 + 4 + 1 + 0 + 3 + 4 + 2, तो इसका सम है आपके पास इवन। तो ये 10 और ये बाकी रेस्ट ऑफ 10 है आई गेस 20। तो आप देख रहे हैं इसका सम इवन है। चले आप कोई भी एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ करें और फिर देखें क्या उसका सम इवन आता है। कोई भी रैंडम ग्राफ ड्रॉ करें और चेक करें क्या उसका सम इवन आता है। बेटा मेरे पास मार्कर है और बड़ा सा बोर्ड भी। चले करें, शाबाश। चले बेटा इनके साथ भी शेयर करें, पेज दे दें इनको। इवन ही आ रहा है। बेटा एक नेक्स्ट एक इनको दे दे नेक्स्ट। अब पेन भी दें। जी बेटा किस किसने ड्रॉ करके देखा है क्या इवन ही आ रहा है?
तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी रैंडम ग्राफ लेते हैं, कोई भी रैंडम ग्राफ खुद ड्रॉ कर लें चाहे जैसा मर्जी, आप देखेंगे कि हमेशा डिग्री का सम इवन ही होगा, हमेशा। और ऐसा हम इस बेसिस पे भी कह सकते हैं क्योंकि इस जो चीज का पर्टिकुलर थ्योरम है, इसका नाम है हैंड शेकिंग थ्योरम। और हैंड शेकिंग थ्योरम ये एक्सप्लेन करता है कि आप जब भी डिग्री का सम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा इवन होगा। और इसका एक रीजन ये भी है, जैसे ही आप एक एज अटैच करते हैं तो वो दो साइड्स पे 1 1 ऐड करता है, ठीक है, इसलिए इन टोटल जो आपका सम होता है वो इवन होता है। फिर भी 0 इज एन इवन, 0 इज डिविजिबल बाय 2, 0 आंसर आता है। ठीक है जी। जी क्लास, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि मैं आपको डिग्री सीक्वेंस दूंगी, ठीक है, और हम उस डिग्री सीक्वेंस से देखेंगे कि क्या एक ग्राफ बनाया जा सकता है या नहीं। और डिग्री सीक्वेंस क्या होता है, डिग्री सीक्वेंस होता है कि अगर आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास मल्टीपल में आपने डिग्रीज निकाली, आप इनको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो ये आपके पास इसका डिग्री सीक्वेंस है। ठीक है, मैंने इसको सिर्फ ऑर्डर में लिख लिया, तो ये मेरे पास कहलाएगा डिग्री सीक्वेंस। अब हम ये करने वाले हैं कि मैं आपको एक डिग्री सीक्वेंस दूंगी और हम उससे एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कोई भी रैंडम नंबर अगर आप मुझे बताना चाहें, एक नंबर बताएं बेटा, 4, चलें, एक आप बेटा नंबर बताएं, चलिए 5, 2, 7, चलें जी 8 और 6 ही लास्ट दो और नंबर है। और ये अब सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या इस डिग्री सीक्वेंस का आपके पास ग्राफ एग्जिस्ट करता है या नहीं। पहले इसको सम करें और देखें क्या इवन आता है। हाँ जी, इवन ही होगा, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब कैसे एग्जिस्ट करेगा वो हम बना के देखते हैं। अब आपने जो इतने सारे नंबर्स बोल दिए, इसका मतलब है कि इतने ही वर्टिसेस बनाएंगे। अगर आप देखें तो एक ए बी सी, अगर मैं हर एक को नाम दे दूं तो आपने इतने इन टोटल वर्टिसेस बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 वर्टिसेस। और उनका ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हैं, मतलब किसी भी तरह की फिगर एक दिख सकती है, आपकी मेरी फिगर दो डिफरेंट शक्ल की भी हो सकती है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये सारे वर्टिसेस ड्रॉ कर लेते हैं और इनको मैं नाम भी दे देती हूँ। ये ए वर्टेक्स है, ये बी, सी, डी, ई और एफ। अब मैं ये ग्राफ बनाने की कोशिश करती हूँ। अब जब आपने ग्राफ बनाना है डिग्री सीक्वेंस से, तो ये आपको पता चल गया कि ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि सम इवन आ रहा है। अब आपने ट्राई करना है इसको ड्रॉ करने की तरफ। तो सबसे पहले आपने सबसे बड़े वाले नोड की डिग्री पूरी करने की कोशिश करनी है, 8 पहले कंप्लीट करना है। तो अगर मैं कनेक्ट कर दूं इसको सबसे, तो ये 1 2 3 4 5 डिग्री होगी, मुझे 8 करनी है, तो लूप बना लेते हैं 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और अब एक इससे कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। मेरा सारा पर्सपेक्टिव था वो क्लियर हो गया, मेरा 8 वाली डिग्री वाला वर्टेक्स बन गया, तो मैं इसको टिक कर लेती हूँ, ठीक है। चलें जी, अब आपने 7 डिग्री वाला एक वर्टेक्स पूरा करने की कोशिश करनी है, तो हम बी की तरफ ही चलते हैं। तो बी की डिग्री ऑलरेडी 2 है, तो अगर आप इससे कनेक्ट कर दें तो ये 3 4 5 6, लेकिन अगर आप इससे कनेक्ट कर देंगे तो आपको इसकी डिग्री पूरी करने के लिए मल्टी एजेड ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर आप ये ना कनेक्ट करते तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट लूप लगा के भी इसकी डिग्री कंप्लीट कर सकते थे। तो अभी इसकी डिग्री है 1 2 3 4 5 6 और 7 कंप्लीट करनी है, तो मैंने इसके साथ एक मल्टी एज ड्रॉ कर दिया। तो ये 7 वर्टेक्स वाला भी मेरा जो है बन गया, ठीक है। अब मैंने 6 वाली पूरी करनी है, लेकिन साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि क्या कोई और कंप्लीट तो नहीं हो गया। जैसे अगर आप देखें तो एफ की डिग्री 2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तो इसको भी टिक कर लें, और ये 2 वाला आपके पास कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसके साथ मजीद कोई और कनेक्ट नहीं करना, नहीं तो इसकी डिग्री बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बाकी जो हमारे रह गए उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो सी के 6 करते हैं, और बाकियों को दिमाग में रखते हुए कि 5 और 4 से नहीं बढ़ना। तो अगर मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूं तो इसकी डिग्री होगी 4 और ये होगी 5, और मुझे मल्टी एज लगाना पड़ेगा। चलिए लूप लगा लेते हैं। तो अभी है इसकी 4 और ये मेरे पास 5 6, ठीक है, तो 6 इसकी मेरे पास पूरी हो गई है। अब मैंने इनकी एक की 5 और एक की 4 बनानी है। तो अगर आप ये देखें तो इसकी 3 है और इसकी 2 है, तो ये भी 4 हो गई, और एक और एज लगा लेती हूँ, तो इसकी भी 1 2 3 4 5 पूरी होगी, और इसकी 1 2 3 4 पूरी होगी। तो मैंने अपने सारे नोड्स जो है वो ड्रॉ कर लिए, और ये इसका एक ग्राफ है। इसकी शेप अगर आप किसी और तरह से बनाएं तो इससे डिफरेंट भी हो सकती है, तो शेप से कोई लेना देना नहीं है अभी।
अभी सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि क्या ये ग्राफ बनाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, किसी भी वेरिएबल यानी किसी भी वर्टेक्स का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये ग्राफ बनाना पॉसिबल है। ठीक है, हमने देखा है कि ये ग्राफ बन सकता है। चलें एक और स्ट्रिंग लेते हैं और एक बार और ट्राई करते हैं। तो अब इधर से पूछते हैं, बेटा आप एक नंबर बताएं। 8, चले अगर चले 8 ही रहने देते हैं। 4, जी आप बताएं। 6, 5, सम अभी जो है वो हमारे पास ऑड है, एक और नंबर लेते हैं। 2 से भी इवन नहीं होगा तो 3 ले लूं, 3 ले लूं या 1, चले 1। 6, 8, 6, 5, 4, 1 इसका सम जो है वो इवन है। सबसे पहली जो चीज आपने चेक करनी है वो सम चेक करना है। ठीक है, अगर सम इवन होगा तो ही ग्राफ बन सकेगा। चलिए ये ग्राफ बनाया अब आप, तो ये है 8, 6, 5, 4, 1 इसका डिग्री सीक्वेंस है। कितने नोड्स कितने वर्टिसेस होंगे इस ग्राफ के अंदर? 5 नोड्स होंगे। ठीक है, 5 वर्टिसेस होंगे। तो मैं भी आपके साथ ही ड्रॉ करती हूँ, तो मैं इन सबको एक नाम दे देती हूँ और साथ में वर्टिसेस ड्रॉ कर लेती हूँ। फिर जब आप अपना बना चुके होंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरह से बन सकता है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बना रहे हैं ये ग्राफ, क्या पॉसिबल है, क्या बन जाएगा? बेटा ग्राफ जो है लाइक पाई चार्ट इज नॉट अ ग्राफ। ग्राफ एक डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजी है जिसमें आपके पास वर्टिसेस एंड एजेस होते हैं। ठीक है, वो चार्ट होता है। जो आपके दूसरी तरह के ग्राफ्स होते हैं ना, वो आपके पास डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो ग्राफ्स और ये ग्राफ में बहुत मेजर फर्क है। ठीक है, उसमें वर्टिसेस एंड एजेस नहीं होते, जिसमें वर्टिसेस और एजेस होंगे वही आपके पास ग्राफ कहलाएगा। जी बन गए? गुड। जी चले बेटा, बाकी सब भी जल्दी से बना रहे हैं ताकि हम जो है इसको देख सकें। डबल लूप लग सकता है, बिल्कुल अभी लगा के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाना शुरू करें तो इसका मतलब है सबसे पहले मैंने 8 वाली पूरी करनी है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7, 8 मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई। और साथ में देख लें ई की डिग्री 1 थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये 2 कंप्लीट हो चुके हैं, इनको अब आपने मजीद नहीं छेड़ना। ठीक है, अब हमने बी की डिग्री 6 बनानी है। तो इसकी डिग्री है अभी 1, 2, 3, चलिए इन्हीं से मजीद कनेक्ट कर लेते हैं, 4 और लेट्स से 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बी की भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, सी की कंप्लीट करते हैं। तो सी की 3 है, तो अगर मैं इसी के साथ इसकी 2 नोड्स लगा दूं यानी मल्टी एजेस लगा दूं तो इसकी भी 5 कंप्लीट हो जाएगी और इसकी भी 4 कंप्लीट हो जाएगी। और अगर मैं उधर भी लूप लगा दूं इधर भी लूप लगा दूं तो भी बन सकता है। ठीक है, दोनों तरफ लूप लगा दिए जाए तो। ठीक है, तो अगर आप ये देख रहे हैं कि ये ग्राफ आपके पास बन सकता है। ठीक है, तो भी बन जाएगा ना, क्योंकि उनका सम इवन हो जाएगा। आप लगा सकते हैं किसी पर भी, किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ की जा सकती है। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर शेप का ग्राफ बनाए, ऐसा नहीं कहा जा रहा। ऑड की रिप्रेजेंटेशन अभी देख लेते हैं क्यों मसला आता है। ठीक है, तो अब यही चीज ऑड सीक्वेंस के साथ देखते हैं और फिर देखते हैं कि ऐसा क्या मसला है कि ये ऑड का नहीं बन सकता। तो अब जिसने अभी तक नहीं बताया नंबर्स उनसे पूछते हैं, किसने नहीं बताया कि सबने बता दिया? सबने बता दिया। चले एक सीक्वेंस और बता दें, कोई भी रैंडम एक नंबर बताना चाहे। इतना बड़ा फिर आपने ड्रॉ भी करनी है 3, चलें और कुछ नंबर्स बता। 5, 7, 1 नहीं, पर इसका सम जो है भाई के 7 आ जाएगा 2। चलें इसका ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या ये बनाना पॉसिबल है, क्या ये ग्राफ बन सकेगा। अब ये ग्राफ ना बनने का रीजन मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसका जो डिग्री का सम है वो ऑड है। ठीक है, तो ये बना आपके पास 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये आपके पास ऑड है और हम ये क्लेम करें कि ऑड वाला पॉसिबल नहीं होता। अभी हम बना के देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। चलिए आप जरा ड्रॉ करें, मुझे बताएं क्या पॉसिबल है।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या ये बन जाएगा आपके एंड पर ये ग्राफ? चलो देखते हैं अब आपका कैसे बन गया। तो मैं आपको बताऊं, अगर ये आप ग्राफ बना लें तो आप क्लेम कर सकते हैं फॉर प्राइज। लिटरली आप इसको क्लेम कर सकते हैं कि देखें आपका थ्योरम जो है वो झूठ है। ठीक है, जरा टेस्ट करने एक बार दोबारा। तो हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इसको। ए की डिग्री 7 करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए की डिग्री 7, तो ये 1 2 3, तो 2 लूप ही लगा लेती हूँ डायरेक्टली। 5 1 2 3 4 5 और ये 6 7, ए मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बी की 5 करते हैं, तो 1 2 3 और ये 4 5, बी भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और साथ में डी भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी डिग्री 2 पूरी हो गई है। अब बारी आई है सी की, और सी की डिग्री कितनी होनी चाहिए? बताएं कहाँ कनेक्ट करें? अगर आप कहीं पर भी कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो वहां पर भी डिग्री में ऐड करेगा, तो उसकी डिग्री भी फिर वो नहीं रहेगी जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब आप ऐसे कहीं पर भी ना इसके ऊपर लूप लगा सकते हैं और ना ही किसी और के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते या मैं नहीं बना सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है ये ड्रॉ कर, ऐसा ही है। तो जब भी आपके पास डिग्री का सम ऑड होगा तो ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको कभी ये दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये डिग्री का सीक्वेंस है और आप बताएं क्या ये ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो यही करना है कि आपने डिग्री को सम करके देखना। अगर डिग्री का सम इवन आ रहा है तो ग्राफ बन सकता है, अब वो नहीं बन रहा तो आपने कहीं मिस्टेक किया, लेकिन वो बनाना कंप्लीटली पॉसिबल है। ठीक है, आपने कभी कनेक्ट करते हुए किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम किया जिस वजह से वो नहीं बन रहा, लेकिन वो बनाना कंप्लीटली पॉसिबल है जब इवन डिग्री आएगी। लेकिन अगर और डिग्री का सम आया फिर आप जो मर्जी कर लें, ये ग्राफ नहीं बन सकता, ये बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और ये जिस थ्योरम के अंदर लिस्टेड है, इस थ्योरम का नाम है हैंड शेकिंग थ्योरम। तो डायरेक्टली थ्योरम की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर अगर आप मजीद आगे की तरफ चलते जाएंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिस्टेड हैं। और ये थ्योरम है जो ये कहता है कि डिग्री का सम 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी इवन होना चाहिए। ठीक है, और ये किसी भी तरह के ग्राफ के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे उसके अंदर मल्टी एजेस हैं या चाहे लूप हैं। अभी आपने देखा हमने दोनों चीजें ड्रॉ की हैं। अब बात करते हैं आपके डायरेक्टेड ग्राफ की तरफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो इस तरह से होता है, आप देख रहे हैं कि हर एक एज की डायरेक्शन डिफाइन होती है, हर लाइन की डायरेक्शन डिफाइन। अब यहाँ पर हम डिग्री कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर इसका हैंडशेकिंग थ्योरम किस तरह से है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरह की डिग्रीज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं इन डिग्री, और एक होती है जिसे हम कहते हैं आउट डिग्री। तो इन डिग्री का मतलब क्या है? इन डिग्री का मतलब ये है कि कितने एरोज इस पॉइंट की तरफ, इस वर्टेक्स की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इन डिग्री जो है वो रिप्रेजेंट होती है विद द माइनस सिंबल। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ए की इन डिग्री जो है वो 1 है, क्योंकि एक एरो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब अगर आप ए की आउट डिग्री देखें जो रिप्रेजेंट होती है विद प्लस, तो वो है 2, क्योंकि 2 इससे आउटवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, चले अब मुझे बताएं बी सी की पहले बताएं, सी की इन डिग्री बताएं और सी की आउट डिग्री बताएं। आउट 2 है, इससे 2 आउटवर्ड जा रहे हैं, और इन 0 है, कोई इनवर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, डी के हवाले से बताएं, और ये मैं इसकी डायरेक्शन यहाँ पर भी मेंशन कर देती हूँ, ये इस तरफ है। तो अगर डी डी डी, ठीक है, तो अगर आप डी की इन डिग्री देखें तो इन आपके पास 2 है, 2 इसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और आउट जो है वो 1 है। अब वापस से आ गया लूप। लूप किस तरह से काउंट होता है? तो लूप इन डिग्री में भी 1 काउंट करता है और आउट डिग्री में भी 1 काउंट करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये इससे आउटवर्ड भी है और ये इसमें इनवर्ड भी है, तो इन डिग्री में भी 1 ऐड करेंगे हम और आउट डिग्री में भी 1 ऐड करेंगे लूप का। चले बताएं, ये इसका एरो में क्लियर कर देती हूँ, ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है और ये भी इस तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये भी। ठीक है, तो बताएं बी की इन क्या है और बी का आउट डिग्री क्या है? तो इन अगर आप देखें तो 1 2 3 एंड 4 है। ठीक है, लूप को भी काउंट करना है, 1 2 3 एंड 4। और अगर आप आउट देखें तो ये 1 और ये 2,
कितने हैं? 2। लूप इन डिग्री में भी 1 काउंट करता है और आउट डिग्री में भी 1 काउंट करता है। ठीक है जी क्लास, यहां तक बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब यहाँ पर अब आप ऐसा करें कि इन डिग्रीज का, सारी इन डिग्रीज का सम निकालें और सारी आउट डिग्रीज का सम निकालें। बताएं कितनी आउट इन डिग्री का सम है। यानी मैं आपसे कह रही हूं कि आप सम कैलकुलेट करें डिग्री माइनस बी का, तो ये आपके पास बन जाएगा 1204। 1204 7 आ गया। चलें आउट डिग्री का सम निकालें। तो ये है आपके पास 2122। तो आपके पास इन डिग्री का सम और आउट डिग्री का सम बराबर होता है। ठीक है, आपके पास इन डिग्री का सम और आउट डिग्री का सम बराबर होता है। और अगर आप अब इन दोनों डिग्रीज को सम कर लें, यानी इन डिग्री के सम को और आउट डिग्री के सम को, डेट इज 7 + 7, तो अब जो नंबर आएगा वो भी इवन ही होगा। यानी इन टोटल सम हमेशा ही इवन होगा, चाहे डायरेक्टेड है चाहे अनडायरेक्टेड है। ठीक है बेटा, ये समझ आ रही है? अच्छा, अब यहां पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये काउंट करने के कितने नंबर ऑफ एजेस है, चलिए एजेस काउंट निकालें। तो अगर मैं काउंट करूं तो ये मेरा H1, H2, H3, H4, 5, 6 और 7, कितने एजेस हैं? 7 एजेस हैं। तो एजेस का काउंट भी बराबर होगा। तो अगर आप इन टोटल डिग्री को आधा कर लें, ठीक है, इन टोटल डिग्री को आधा कर लें, या इन डिग्री का सम निकाल लें, आउट डिग्री का सम निकाल लें, या सिर्फ एजेस काउंट कर लें, इन सब का जो काउंट है वो बराबर होगा। और यही आपके हैंड चेकिंग थ्योरम फॉर डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर लिस्टेड है। ठीक है, इन टोटल डिग्री का सम इवन होगा, इन डिग्री और आउट डिग्री का सम जो है वो इवन और कुछ भी हो सकता है। चलिए क्लास, मुझे बताएं, अगर मैं आपसे सिंपली ये कहूं कि एक ग्राफ है, ठीक है, एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसकी डिग्री का सम जो है वो आपके पास लेट्स से 28 है, तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें इन डिग्री का सम कितना होगा? तो सीधी सी बात है, आपने इस डिग्री को हाफ कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में इन डिग्री कितनी आपके पास आ रही है। तो इट्स लाइक 28 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू द इन डिग्री और इक्वल टू द आउट डिग्री। और आप ये भी बता सकते हैं, सिर्फ इतने ही एक काउंट से बता सकते हैं कि जब ये ग्राफ बनेगा तो इसमें कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे? कितने होंगे? 14 एजेस होंगे। ठीक है, तो एक थ्योरम की बेसिस पर हम बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। और ये थ्योरम है आपके पास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये है आपके पास हैंड चेकिंग थ्योरम फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ अगर आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि डिग्री, इन डिग्री का सम निकालें, आउट डिग्री का सम निकालें, ये दोनों बराबर होगा। टोटल डिग्री के सम को अगर आप हाफ कर लें तो भी ये बराबर अकाउंट निकल आएगा, और आपके एजेस के काउंट भी इतना ही होता है। ठीक है, तो हर चीज यहाँ पर आपके पास एग्जिस्ट कर रही है। और ये भी सेम उसी तरह से है, अगर आपके ग्राफ में लूप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मल्टी एजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है? एडजेसेंसी लिस्ट इस तरह से बनाई जाती है कि अगर आप इस ग्राफ के अगेंस्ट देखें तो आपके पास यहाँ पे हर वर्टेक्स का एक नाम दिया गया है। आपने वो नाम सारे के सारे इस वाली साइड पे लिख लेने हैं, और इस साइड पे लिखे जाएंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस का मतलब ये है कि कौन से वर्टिसेस इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ए डायरेक्टली कनेक्टेड है विद बी, ई एंड सी, तो यहाँ पर बी, सी एंड ई लिखा गया है। बात समझ आती है कैसे ये फिल आउट हो रहा है? तो एडजेसेंसी लिस्ट इस तरह से बनती है कि आप एक तरफ आपके सारे वर्टिसेस लिख देते हैं और दूसरी तरफ ये लिस्ट किया जाता है कि कौन से वर्टिसेस इसके साथ एडजेसेंट है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। चलिए मुझे बताएं बी के नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, क्योंकि बी के साथ सिर्फ और सिर्फ ए कनेक्टेड है। ठीक है, चलें सी के अगेंस्ट, डी के अगेंस्ट और ई के अगेंस्ट जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताएं। करें सॉल्व? तो अगर आप देखें तो सी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ए, ई और डी, तो यहाँ लिखा जाएगा ए, ई और डी। अगर आप डी के साथ देखें तो डी के साथ सिर्फ सी और ई कनेक्टेड है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सी कॉमा ई। और अगर आप ई के अगेंस्ट देखें तो ई के साथ कनेक्टेड है सी, डी और ए, तो यहाँ लिखा जाएगा सी, डी और ए।
समझ आती है किस तरह से लिस्ट बन रही है? तो हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि कौन से वर्टिसेस हैं, उनकी लिस्ट होती है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो लिस्ट होती है जिनके साथ ये कनेक्टेड है। और ये आपके पास ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है। तो ग्राफ को चाहे इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें, चाहे उस तरह से रिप्रेजेंट कर लें। इसी तरह से कुछ मैट्रिसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें आपके पास इंसिडेंस मैट्रिक्स है और एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, जिनसे आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंसी लिस्ट दे दी जाए तो आप उससे ग्राफ भी बना सकते हैं। बना सकते हैं, तो ग्राफ बन सकता है इससे भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने लिस्टेड हैं। इसके अलावा देखते हैं मजीद हमने क्या पढ़ना है। अब जो आगे हम सेक्शन देखने जा रहे हैं वो है अबाउट सम स्पेशल ग्राफ्स। तो आपके पास कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ एग्जिस्ट करते हैं जो ये एक लिस्ट है। इनमें से देखते हैं किस किस तरह के ग्राफ होते हैं और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो पहला स्पेशल ग्राफ जो है इसको हम कहते हैं कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। चलें इसको थोड़ा सा होल्ड पे लगाते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। हम इसके अंदर से एक इंटरेस्टिंग सेक्शन पढ़ते हैं जो है बाइपर्टाइट ग्राफ, ठीक है। बाइपर्टाइट ग्राफ पढ़ने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो इन कंप्लीट ग्राफ को देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इनके हवाले से पढ़ेंगे। अब बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होता है आपके पास? बाइपर्टाइट ग्राफ आपके पास इस तरह का ग्राफ होता है जिसमें आप अपने ग्राफ को दो सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप ग्राफ को दो सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उन सेट्स में कुछ इस तरह का रिलेशन है कि वो सेट्स आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। जैसे अगर आप इस वाली फिगर को देखें तो ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ना V2 V4 से कनेक्ट है, ना V6 से, किसी से भी। और इसी तरह से यहाँ पर भी सिर्फ अक्रॉस द सेट कनेक्टेड होंगे। तो अगर आप अपने ग्राफ को ऐसे दो सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें वो सिर्फ अक्रॉस द सेट कनेक्टेड हो और आपस में कनेक्टेड ना हो, तो वो ग्राफ कहलाता है बाइपर्टाइट ग्राफ, ठीक है। जैसे लेट्स से मैं आपकी क्लास को अगर इस तरह के दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लूं कि मुझे ये पता है कि कौन किसका फ्रेंड है, तो एक फ्रेंड को मैं इस क्लास में बिठाऊं फाइनल टर्म वाले दिन, और एक को मैं बिठाऊं दूसरे वाली क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं वो आपस में फ्रेंड्स नहीं है, और इसी तरह से दूसरी क्लास में बैठे हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, यानी फ्रेंड्स नहीं है, अक्रॉस कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप उसको परसीव कर सकते हैं एज अ बाइपर्टाइट ग्राफ। क्या होता है बाइपर्टाइट ग्राफ? जिसमें आप अपने ग्राफ को इस तरह से दो सेट्स में डिवाइड कर सकें कि एक सेट आपस में कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ अक्रॉस द सेट कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपके पास कहलाता है बाइपर्टाइट ग्राफ। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये जो दूसरा ग्राफ आपके सामने लिस्टेड है ये बाइपर्टाइट है या नहीं। और ये आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं? ये आप टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग टू कलर्स, ठीक है। तो मैं अब आपको दो कलर्स की मदद से आपको ये टेस्ट करके बताऊंगी कि क्या ये ग्राफ बाइपर्टाइट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले एक कलर से, कोई भी एक कलर से आप इस ग्राफ को करें, किसी भी एक नोड को करें कलर। तो बताएं किस नोड को सबसे पहले कलर करें? चलें जल्दी से डिसाइड कर लें। चलें जी, चलें जी, ई को कलर कर दिया हमने। ई को हमने एक कलर किया है। अब हमने ये देखना है कि इस ग्रीन कलर वाले नोड से जितने नोड्स कनेक्टेड हैं आपने उनको करना है एक ऑपोजिट कलर, ठीक है। और आपने ये सिर्फ टू कलर्स के साथ काम करना है। तो मैंने ई से कनेक्ट किया डी, तो मैंने इसको रेड कलर कर दिया। अब रेड से जितने नोड्स कनेक्टेड है उनको आपने ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। चलें जी, इसी प्रोसीजर को आपने फॉलो करते जाना है। अब ग्रीन से जो कनेक्टेड है उनको कौन सा कलर करना है? रेड। और रेड से जो कनेक्टेड है उनको कौन सा कलर करना है? ग्रीन। पूरा ग्राफ आपका कलर हो गया, ठीक है। सबसे पहला जो काम आपने करना है वो करना है कलर, कलर हो गया। दूसरा जो आपने काम करना है वो आपने करना है चेक। हमने ये चेक करना है कि क्या सेम कलर वाले वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड तो नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों कनेक्टेड है, इनका कलर डिफरेंट है, ये दोनों कनेक्टेड है, इनका कलर भी डिफरेंट है, ये दोनों कनेक्टेड है, इनका कलर भी डिफरेंट है, और इसी तरह से ये दोनों कनेक्टेड है और इनका कलर भी डिफरेंट है। अब ये दोनों पॉइंट चेक हो गए, कलर भी हो गया और दोनों सारे इस तरह से, कोई ऐसा नहीं है कि दो कलर सेम कलर वाले आपस में कनेक्टेड हों। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ आपके पास बाइपर्टाइट ग्राफ है। लेट्स से अगर डी और बी कनेक्टेड होता तो फिर ये बाइपर्टाइट ना होता क्योंकि दोनों का कलर रेड है। बेटा लेकिन सेम कलर वाले तो आपस में कनेक्ट हो गए ना, ठीक है। नहीं क्लास की बात समझ आती है आपको? अब अगर ये ग्राफ बाइपर्टाइट है तो आप दो चीजें इसके अगेंस्ट लिख सकते हैं। पहली चीज, आप V1 और V2 सेट लिस्ट करेंगे, और V1 सेट जो है वो इनमें से कोई सी एक कलर वाला होगा और V2 सेट कोई दूसरे कलर वाला होगा। जैसे मैं लिख रही हूँ जी
ए, सी और ई जो है ये मेरे पास V1 है, यही V2 भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि V1 में आपने यही कलर वाला लिखना है, और इसी तरह से V2 में आप लिख देंगे जी B और D, ये आपके पास आप क्या है इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं आपको इसको फिगर में दिखाऊं तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि आपके पास सिर्फ अक्रॉस कनेक्शन है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो A कनेक्टेड है, अगर आप यहाँ से देखें तो A B से कनेक्टेड है, B C से कनेक्टेड है, C D से और D E से। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर लें तो आपके पास आपस में कनेक्टेड नहीं है एलिमेंट्स, सिर्फ अक्रॉस कनेक्टेड है। अगर आप देखें तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ अक्रॉस कनेक्टेड है। तो ये ग्राफ आपके पास बाइपर्टाइट ग्राफ है। एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये पर्सपेक्टिव क्लियर हो। जी क्लास, तो इसको मैं एक नाम दे देती हूँ ताकि आप ये देख सकें। तो लेट्स से ये कहती हूँ मैं, ये है जी ग्राफ और ये है एच ग्राफ। तो सबसे पहले मुझे बताएं क्या जी ग्राफ बाइपर्टाइट है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी क्लास, बाकी सब भी टेस्ट करें। तो अगर आप इसको कलर करने की तरफ चलें तो मैं किसी भी एक नोड को अगर एक कलर कर दूं तो इससे जो बाकी कनेक्टेड है मैंने उनको ऑपोजिट कलर करना है, दैट इज रेड। ठीक है, मेरा सारा ग्राफ कलर हो गया। अब मैंने ये चेक करना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सेम कलर वाले नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये सेम कलर वाले नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब है कि ये नॉट अ बाइपर्टाइट ग्राफ है। ठीक है, और आप इसमें लिस्ट भी कर सकते हैं बिकॉज बी एंड सी आर कनेक्टेड विद सेम कलर। चलें एज ग्राफ चेक करें। तो अगर आप इसको अपनी नोटबुक पे सॉल्व करें तो उनको ऊपर कोई चेक मार्क्स लगा लें, लेट्स से किसी के ऊपर ऐसे कर लें और किसी के ऊपर स्टार लगा लें या कुछ भी टिक क्रॉस लगा लें ताकि आप थोड़ा सा मैप करके देख सकें। चलें चेक करें एज ग्राफ है या नहीं। चलें बेटा एक्टिवली काम किया करें। है चलें गुड। जी क्लास, कौन कह रहा नू? तो देखते हैं किस तरह से यस और नो है। तो कलर करना स्टार्ट करते हैं। किसी भी नोट को किसी भी नोट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे डी से स्टार्ट करते हैं तो डी को आपने कर दिया रेड कलर। अब डी से जितने कनेक्टेड है उनको आपने करना है इससे ऑपोजिट कलर। तो डी से कनेक्ट है ये और ये, आपने इनको कर दिया है ऑपोजिट कलर। अब जो ग्रीन से कनेक्टेड होंगे उनको आप करेंगे रेड कलर, यानी वही पहला वाला कलर। तो ये कनेक्टेड है, इसको रेड कर दें, ये कनेक्टेड है, इसको रेड कर दें। पूरा ग्राफ कलर हो गया। अब सिर्फ ये चेक करना है क्या सेम कलर वाले तो कनेक्टेड नहीं है। तो ये दोनों कनेक्टेड है ऑपोजिट कलर, ये दोनों कनेक्टेड है ऑपोजिट कलर, ये दोनों कनेक्टेड है ऑपोजिट कलर, ऑपोजिट कलर, ऑपोजिट ऑपोजिट ऑपोजिट, सारा चेक हो गया। कहीं पर भी सेम कलर वाले कनेक्टेड नहीं है। तो ये एक बाइपर्टाइट ग्राफ है, इसलिए आप V1 और V2 लिस्ट कर सकते हैं। V1 में आपके पास क्या आ जाएगा, कोई भी एक कलर, जैसे A, E और D, और दूसरे में आ जाएगा आपके पास सेकेंड कलर जो कि है B, C और F। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यस बाइपर्टाइट ग्राफ, और साथ में ही आप बता सकते हैं जी कि ये दो सेट्स हैं। ठीक है जी क्लास, तो ग्राफ डायरेक्टली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपसे सिर्फ दो सेट मांगे हैं V1 और V2, और ये मांगा गया कि आप क्या कहते हैं कि यस है या नो है। ठीक है जी, समझ आती है यहाँ तक? चले नेक्स्ट। एक लास्ट एग्जांपल है जो कि सेम बाइपर्टाइट के ही हवाले से है। ये एग्जांपल है, ये यहाँ सारे सॉल्व हुई है ताकि अगर आप इसको कभी पढ़ें तो आपको समझ आए कि बाइपर्टाइट ग्राफ होता क्या है। ठीक है, और ये लास्ट एग्जांपल है, और ये तो आपके लिए होमवर्क है। बताएं जी क्या ये बाइपर्टाइट है? जी जी बिल्कुल, आप आराम से सॉल्व करें इसको। अगर कोई बोर्ड पे भी करना चाहे तो मार्कर है मेरे पास, ट्राई तो करें बेटा। वापस आ गए हैं, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन क्लास खत्म हो गई। ये काफी बड़ा सा ग्राफ है, इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो खासा टाइम लग जाएगा। ऐसा काम करें, फोन में तस्वीर खींच लें, उस पर डायरेक्टली एनोटेट करें।
अगर इंटरेस्टेड है तो, नहीं तो बेशक जैसे मर्जी कर लें। जी क्लास जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो तो डायरेक्टली इसके ऊपर ही चेक कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स फिर डायरेक्टली ड्रॉ करने के बगैर भी। जी तो कौन बताएगा क्या ये बाइपोटाइट है या नहीं? ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता है। चलिए जी क्लास टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये ग्राफ बाइपोटाइट है या नहीं, और अगर है तो क्यों, और क्यों नहीं वाली चीज पे टेस्ट करते हैं। तो आपने किसी भी एक नोट को पकड़ना है, उसको एक कलर करना है। अब आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी ले लें। पता है किसको पहले कलर करें? चल जी ए से बिस्मिल्लाह करते हैं। ए को आपने कर दिया रेड कलर, और अब ए से जितने और कनेक्टेड है उनको आपने करना है ऑपोजिट कलर, दैट इज वट एवर यू लाइक। तो मेरे लिए ग्रीन ज्यादा फिजिबल है क्योंकि वो मेरे करीब करीब पड़ा हुआ है मेरे पॉइंटर के। ए से कनेक्टेड है जी, जी को मैंने ग्रीन कलर कर दिया है। ए से कनेक्टेड है जी, उसको मैंने कलर कर दिया है। ए से ई कनेक्टेड है, और ए से सी कनेक्टेड है। सभी कलर हो गए जो इससे कनेक्टेड है। अब कोई भी एक ग्रीन नोड पकड़े और उससे कनेक्टेड को ऑपोजिट कलर करना शुरू करें। तो मैं इसी को ले लेती हूँ जी से। जी से कनेक्टेड है मेरे पास ए, वो ऑलरेडी कलर्ड है, और जी से कनेक्टेड डी, तो उसको मैंने कलर कर दिया। एफ ले लें अब। एफ और एफ से जो कनेक्ट है उसको ऑलरेडी कलर हुआ है, इसको भी ऑलरेडी हुआ है, और ये एक रह गया, इसको कलर कर। पूरा ग्राफ कलर हो गया। चलें जी अब ये टेस्ट करें कि क्या सेम कलर वाले आपस में कनेक्टेड तो नहीं है। तो अगर हम उसको चेक करना शुरू करें तो ये कुछ इस तरह से है। ये दोनों कनेक्टेड है, इनका ऑपोजिट कलर है। ये दोनों कनेक्टेड है ऑपोजिट कलर, ये दोनों कनेक्टेड ऑपोजिट, और ये दोनों कनेक्टेड ऑपोजिट। बाकी भी इसी तरह से चेक करते हैं। बी जिससे कनेक्टेड है उसका ऑपोजिट कलर होना चाहिए। बी एफ ई और सी से कनेक्टेड है, सबका ऑपोजिट कलर। बी भी ओके हो गया। सी को चेक करें। सी बी से कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, और डी से कनेक्टेड है, तीनों का ऑपोजिट कलर। बात ठीक हो गई। डी को चेक करें। डी सी से कनेक्टेड है, जी से और ई से ऑपोजिट कलर है सबका। चलें जी ई को टेस्ट करें। ई भी जिनसे कनेक्ट है उनका भी ऑपोजिट कलर है। एफ जिनसे कनेक्ट है उसका भी ऑपोजिट कलर है, और इस तरह से जी भी जिनसे कनेक्ट है उसका ऑपोजिट कलर है। तो क्या ये ग्राफ बाइपोटाइट हुआ? यस बाइपोटाइट है। और आप V1 और V2 सेट लिस्ट कर सकते हैं। V1 सेट इनमें से किसी भी एक रंग का हो सकता है, और V2 दूसरे का। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ A, B और D, और दूसरा जो है वो मेरे पास है जी C, E, F, G। ये क्लास